du meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe. क्या आप जानते हैं सिर्फ 20 साल के भीतर जर्मनी इतनी तेजी से कैसे उठ खड़ा हुआ और कैसे वह लगभग पूरे यूरोप पर कब्जा करने के करीब पहुंच गया? इस पूरी कहानी में हिटलर ने आखिर कैसी भूमिका निभाई? आइए पूरी कहानी शुरू से समझते हैं। 1918 का साल था। 11 नवंबर को जर्मनी पहले विश्व युद्ध में हार चुका था। देश ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इस हार ने पूरे जर्मनी को गहरी परेशानियों में धकेल दिया। लोगों का भरोसा डगमगा गया था, अर्थव्यवस्था टूट चुकी थी और देश में राजनीतिक उथल पुथल मची हुई थी। जर्मनी के सम्राट विल्हेम द्वितीय को भी नवंबर क्रांति के दौरान राजगद्दी छोड़नी पड़ी। इसी के साथ जर्मनी की राजशाही खत्म हो गई और एक नया शासन जन्मा, जिसे कहा गया वाइमर गणराज्य। लेकिन मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई। जून 1919 में जर्मनी को वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। इस संधि ने जर्मनी पर भारी आर्थिक बोझ डाल दिया। हजारों करोड़ों की युद्ध क्षतिपूर्ति देनी थी। महत्वपूर्ण औद्योगिक इलाके हाथ से चले गए और सेना को भी बेहद छोटा कर दिया गया। इन कठोर शर्तों ने जर्मनी के लोगों में तेज गुस्सा पैदा किया। खास तौर पर मजदूर वर्ग में असंतोष बढ़ने लगा। औद्योगिक उत्पादन कम हुआ तो सरकार के पास कर भी कमाने लगे। समस्या का हल निकालने के लिए वाइमर सरकार ने एक बेहद गलत और अस्थायी तरीका अपनाया। उन्होंने बड़े पैमाने पर नोट छापने शुरू कर दिए और फिर आया इतिहास का सबसे भयानक दौर, ऐसी महंगाई जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। 1923 में जर्मन मार्क अपनी कीमत के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। $1 बराबर 4.2 ट्रिलियन मार्क। आप सोचिए, इतने बड़े नोट छापने के बाद भी दुकान से एक रोटी तक खरीदना मुश्किल हो गया था। यह मानव इतिहास की सबसे बदनाम महंगाई थी। ऐसे में जर्मनी को ब्रिटेन और अमेरिका से मदद मांगनी पड़ी। डॉवेस योजना लाकर मुद्रा को दोबारा स्थिर किया गया और जर्मनी को आर्थिक मदद दी गई ताकि उसका ढांचा फिर खड़ा हो सके। कुछ साल तक हालत कुछ ठीक चली, लेकिन 1929 में दुनिया की आर्थिक महामंदी आ गई। अमेरिका की पूंजी रातों रात गायब हो गई और जर्मनी के कर्जदारों ने तत्काल कर्ज वापसी की मांग कर दी। जर्मन अर्थव्यवस्था फिर से धराशायी हो गई। यही वो समय था जब देश की राजनीति बदल रही थी। कई नए दल उभरने लगे थे, लेकिन इनमें सबसे खतरनाक था 1920 में बना जर्मन वर्कर्स पार्टी, जो आगे चलकर नाजी पार्टी बनी। नाजियों ने आर्थिक संकट से टूटे हुए मध्यम वर्ग को अपना समर्थन आधार बनाया। उन्होंने यहूदियों के खिलाफ नफरत फैलाकर एक शुद्ध नस्ल वाला जर्मनी बनाने का विचार दिया। लोगों का गुस्सा नाजी पार्टी के लिए ईंधन बन गया। 1932 आते आते नाजी पार्टी जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी। हर 3 में से एक जर्मन उनके साथ था। संसद में वे सबसे बड़े दल के रूप में उभरे और फिर जनवरी 1933 में हिटलर को जर्मनी का चांसलर बना दिया गया। यहीं से जर्मनी पर पूरी तरह नाजी शासन का कब्जा शुरू हो गया। यहीं से दुनिया धीरे धीरे द्वितीय विश्व युद्ध की ओर बढ़ने लगी। नाजियों ने एक गुप्त पुलिस फोर्स बनाई जो हर उस व्यक्ति को दबाती थी जो हिटलर का विरोध करता था। पूरा देश धीरे धीरे युद्धवादी विचारधारा की तरफ धकेला जाने लगा। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या थी। इसे ठीक दिखाने के लिए नाजियों ने युवाओं को शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया, महिलाओं को काम से बाहर कर दिया ताकि नौकरी के दावेदार कम हो जाएं। साथ ही यहूदियों की संपत्ति और कारोबार जब्त कर लिए गए या गैर यहूदी लोगों को दे दिए गए। नाजी सरकार ने बड़े पैमाने पर सड़कें, एयरपोर्ट और सैन्य इमारतें बनाई। लाखों बेरोजगारों को जबरन मजदूरी कराई गई। जो विरोध करता उसे कंसंट्रेशन कैंप भेज दिया जाता। इन दबावों के कारण 1935 तक बेरोजगारी 20 लाख तक गिर गई। अर्थव्यवस्था थोड़ी सुधरी, लेकिन हिटलर की महत्वाकांक्षा उससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। जर्मनी ने भारी आहरण लेकर अत्यधिक सैन्य खर्च शुरू किया। हथियारों, टैंकों, हवाई जहाजों, नई सड़कों पर अरबों खर्च हुए। लेकिन यह सब टिकाऊ नहीं था।
धीरे धीरे अर्थव्यवस्था फिर डगमगाने लगी। फिर नाजियों ने फैसला किया, अर्थव्यवस्था को चलाने का असली तरीका है दूसरे देशों को जीतना और उनकी संपत्ति लूटना। यानी जर्मनी का भविष्य युद्ध पर निर्भर था। हिटलर ने झूठे बहाने बनाए कि वे नागरिक हवाई जहाज और ट्रैक्टर बना रहे हैं, लेकिन असल में हजारों टैंक और युद्धक विमान तैयार हो रहे थे। लाखों राइफलें और तोपें बनाई जा रही थीं। 1935 तक जर्मनी की सेना 8 गुना बढ़ चुकी थी, वर्साय संधि की सीमा को पूरी तरह तोड़ते हुए। 1939 तक जर्मनी की अर्थव्यवस्था $60 बिलियन से बढ़कर $100 बिलियन हो गई थी। लेकिन यह सब एक खोखले ढांचे पर टिका था, जबरन काम, कर्ज और भविष्य के युद्धों की उम्मीद पर। 1938 में जब जर्मनी ने ऑस्ट्रिया का विलय किया, उसे बड़ी मात्रा में तेल के भंडार मिल गए। अब हिटलर का आत्मविश्वास चरम पर था। अगस्त 1939 में सोवियत संघ से गैर आक्रमण संधि पर हस्ताक्षर करके हिटलर युद्ध के लिए तैयार हो गया। फिर उसने फैसला किया, पहला हमला होगा पोलैंड पर। सितंबर 1939 में हिटलर ने ब्लिट्जक्रिग यानी बिजली जैसी तेज युद्ध नीति अपनाई। सिर्फ 1 महीने में पोलैंड ढह गया। यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। इसके बाद 1940 में नॉर्वे पर हमला हुआ। कुछ ही हफ्तों में जर्मनी ने नॉर्वे पर कब्जा कर लिया। साथ ही डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम और फ्रांस पर भी उसने धावा बोला। पूरा यूरोप युद्ध में डूब गया। फ्रांस की मैजिनो लाइन को दरकिनार कर जर्मनी ने आर्डेंस से तेज हमला किया और अंग्रेज फ्रेंच सेना को डनकर्क में घेर लिया, जिससे हुआ इतिहास का सबसे बड़ा डनकर्क निकासी अभियान। कुछ ही हफ्तों में फ्रांस पूरी तरह जर्मनी के कब्जे में आ गया। अब पश्चिमी यूरोप में सिर्फ इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड और स्पेन जर्मनी से बाहर थे। लेकिन हिटलर की भूख यहां नहीं रुकी। 1941 में जर्मनी ने दक्षिण यूरोप की ओर रुख किया। युगोस्लाविया पर हमला किया, 12 दिनों में जीत लिया। फिर ग्रीस पर हमला किया, 1 महीने में कब्जा। क्रीट द्वीप भी जीत लिया गया। दक्षिण यूरोप अब नाजी नियंत्रण में था। लगातार जीतों ने हिटलर का दिमाग पूरी तरह बदल दिया। वह खुद को अजेय समझने लगा। और फिर 22 जून 1941 जर्मनी ने सोवियत संघ के साथ की संधि तोड़ दी और ऑपरेशन बारबारोसा शुरू कर दिया। जर्मनी